कहानी की शुरुआत ग्रेट स्वान नेशन में होती है, स्वांजिंग ग्रैंड ट्यूटर्स मैनर के अंदर। ग्रैंड हॉल के भीतर एक औरत एक बुजुर्ग आदमी के लिए एक सुंदर कप में वाइन भर रही थी। वहां मौजूद हर कोई उसे इज्जत से ग्रैंड ट्यूटर कहकर बुला रहा था। हवा में खुशी का माहौल था। मेहमान झुककर उसे शुभकामनाएं दे रहे थे, उसे हैप्पी बर्थडे की दुआएं दे रहे थे। पिछले 50 सालों में ग्रैंड ट्यूटर ली फॉन एक गरीब इंसान से उठकर इस देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन गया था। उसकी शक्ति तो मानो पूरी दुनिया को ढक लेती थी और उसकी जिंदगी की कहानी आसानी से 1 मिलियन वर्ड नॉवल भर सकती थी। वो अक्सर अपने बीते दिनों को याद करता था, कैसे वो कभी इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था, सिर्फ एक गरीब संघर्ष कर रहा स्कॉलर बनकर। और अब वो शान शौकत और खूबसूरत औरतों से घिरा हुआ रहता था, जैसे जिंदगी में मांगने लायक कुछ भी बाकी नहीं था। अचानक वो शांति टूट गई। एक आदमी घबराहट में चिल्लाता हुआ ग्रैंड हॉल में घुसा। वो कह रहा था कि आसमान से फायर गिर रहा है, एक दिव्य संकेत, एक शुभ ओमिन जो सीधा ग्रैंड ट्यूटर्स मैनर की तरफ बढ़ रहा था। लियोन जल्दी से बाहर देखने भागा। दूर आसमान में उसे दो आकृतियां ऊपर से नीचे उतरती नजर आईं, जैसे वे हवा में उड़ रहे हों। उनमें से एक चिल्ला रहा था कि डाउ स्वाति, उसे ज्यादा मजबूर मत करो। लियोन ये देखकर हैरान रह गया। ये दोनों कल्टिवेटर्स थे, ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत बड़ी स्पिरिचुअल शक्ति होती है। उसके आसपास खड़े लोग, यहां तक कि औरतें भी घुटनों पर गिर गईं, सोचते हुए कि शायद इमॉर्टल्स आ गए हैं। लेकिन लियोन को कोई खुशी महसूस नहीं हुई। उसके दिल में सिर्फ डर था और गहरी उलझन। जेड रोब्स पहने हुए कल्टिवेटर ने दूसरे आदमी को आवाज दी, उसे काओ होंग कहकर बुलाया। वो गुस्से में पूछ रहा था कि क्या काओ होंग सच में यही सोचता है कि सिर्फ इस लैंड ऑफ मॉर्टल एक्सटिंक्शन में भागकर वो बच सकता है। उसने आदेश दिया कि काओ होंग तुरंत वो कल्टिवेशन मेथड सौंप दे जो उसने हासिल किया है। उसने चेतावनी दी कि ये मामला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उनमें से एक मर नहीं जाता। को हंग कड़वाहट से हंस पड़ा। वो बोला कि इस तरह की मांग करना बिल्कुल बेहुदा है। उसने माना कि वो सैकड़ों सालों से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर फंसा हुआ था, अपना कोर बनाने में पूरी तरह नाकाम। अब जब उसकी लाइफ स्पैन लगभग खत्म हो चुकी थी और उसका शरीर धीरे धीरे मिट्टी में बदलने वाला था, तभी कहीं जाकर उसे वो मेथड मिला था जिससे वो गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच सकता था। और अब वो उसे किसी भी हालत में देने वाला नहीं था। जेड रोब्स वाला आदमी उसकी बात सुनकर धीरे धीरे सिर हिलाने लगा। वो बोला कि गोल्डन कोर का रास्ता सच में बहुत अकेला होता है। कहने को बहुत सारे मेथड्स मौजूद हैं, फिर भी असंख्य कल्टिवेटर्स हमेशा निचले स्टेज पर ही फंसे रह जाते हैं। फिर उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। वो बोला कि जब उसके सामने इमॉर्टैलिटी पाने का तरीका मौजूद है तो वो को हंग को जिंदा कैसे छोड़ सकता है। को होंग ने गहरी सांस छोड़ी। एक सदी की भाईचारे वाली जिंदगी के बाद आज वे दोनों सिर्फ एक छोटी सी सर्वाइवल की उम्मीद के लिए तलवारें निकालने को तैयार खड़े थे। को होंग ने मान लिया कि वो अपने सामने वाले के सामने बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सकता और शायद आज ही उसकी मौत निश्चित है। लेकिन उसने ये भी धीरे से कहा कि उसे नहीं पता कि ये जेड रोब्ड आदमी यहाँ इस जगह, जहाँ चारों तरफ इतने सारे मॉर्टल्स हैं, इमॉर्टल एनर्जी और मॉर्टल एनर्जी की इतनी जबरदस्त टक्कर सह भी पाएगा या नहीं। जेड रोब्ड कल्टिवेटर ने अपनी चमकदार स्वॉर्ड निकाली और को होंग पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। को होंग ने भी पूरी ताकत से अपनी शक्ति छोड़ दी। दोनों की शक्ति टकराते ही शहर भर में भयानक शॉकवेव्स फैल गईं। दहाड़ते हुए एक्सप्लोजन्स पूरे मैनर में फट पड़े, मानो आसमान और धरती दोनों हिल उठे हों। लियोन और बाकी लोग दहशत में खड़े देख रहे थे। हर चीज तेज चकाचौंध करने वाली रोशनी और गूंजते विनाश में बदलती जा रही थी। एक पल बाद लियोन ने खुद को टूटे फूटे मलबे के नीचे दबा हुआ पाया, जहां सिर्फ खामोशी और तबाही फैली थी। कठिनाई से उठने की कोशिश करते हुए उसने अपने पास अपनी पत्नी और बच्चों के निर्जीव शरीर देखे। उसका पूरा शानदार मैनर मिट चुका था और कभी समृद्ध और चमकदार स्वांजिंग सिटी अब आग और खून से भरी एक वीरान बर्बादी बन चुकी थी। जहां भी उसने नजर घुमाई, बस टूटे शरीर, बिखरी इमारतें और मौत का सन्नाटा। उसे गहरे निराशा में समझ आ गया कि इस विनाश में शायद 100 में से एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। और ये सब दो ऐसे कल्टिवेटर्स की लड़ाई की वजह से हुआ था, जो अचानक कहीं से भी प्रकट हो गए थे। उसका शरीर कांप रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। कल्टिवेटर्स, इस दुनिया में जिस दिन से वो एक ऑफिशियल बना था, उसने अमरता के रास्ते की कोई भी छोटी से छोटी निशानी ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। जब वो इंपीरियल प्रीकर्सर के पद तक उठा, सभी से ऊंचे दर्जे का इंसान, तब भी उसने अपनी तलाश बंद नहीं की। वो उत्तर में बर्फीले समुद्रों तक गया, दक्षिण में विशाल ओशन तक, पूर्व में वॉइड अबिस तक और पश्चिम में अंतहीन माउंटेन्स तक। लेकिन पूरे ग्रेट स्वान की विशाल धरती में उसे कभी भी इमॉर्टल पाथ की एक हल्की सी झलक तक नहीं मिली। आखिरकार उसने हार मान ली और खुद को बुढ़ापे के हवाले कर दिया। और अब इन दो अकल्पनीय शक्ति वाले प्राणियों को देखकर उसे लगा कि शायद किस्मत उसके साथ खिलवाड़ कर रही है।
क्या वे सच में इमॉर्टल्स थे, और अगर हाँ, तो वे आए कहाँ से थे? उसने अपने हाथों से एक हैंड सील बनाया और धीरे से आदेश फुसफुसाया, हुआन जिन। उसके सामने एक चमकता हुआ ओआरबी प्रकट हुआ, जिसकी रोशनी धड़कती हुई फैल रही थी। एक आवाज गूंज उठी, चार्जिंग पूरी हो चुकी है। अब सीन को वर्चुअल किया जा रहा है और हम वापस उसी एंकर पॉइंट पर लौट रहे हैं। हुआन जिन, यही नाम उसने अपने उस अनोखे खजाने को दिया था। इस खजाने की शक्ति ये थी कि वो सच्चाई को इल्यूजन में और रियलिटी को फॉल्सहुड में बदल सकता था। ये उसे ये क्षमता देता था कि वो अपने असली अनुभवों को सिम्युलेटेड मेमोरीज में बदलकर समय में वापस लौट सके, ठीक उसी पल पर जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था। ग्रेट स्वॉन नेशन में पहुंचने के बाद ये उसकी दूसरी जिंदगी थी। पहली जिंदगी में चाहे उसके भीतर कितनी भी एम्बिशन क्यों न थी, वो एक साधारण इंसान से ज्यादा कुछ नहीं था। वो टॉप स्कॉलर बनना चाहता था, लेकिन इंपीरियल एग्जामिनेशंस में बार बार बुरी तरह असफल होता रहा। 30 साल की उम्र तक आते आते उसने वो सपना छोड़ दिया और व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो एक अमीर कॉमनर बन गया। उसने शादी की, बच्चे पाले और एक शांत साधारण, बिना किसी बड़ी घटना वाली जिंदगी जीता रहा। फिर जब वो बूढ़ा हो गया, मौत के करीब, तभी उसके अंदर मौजूद वो खजाना श्वान जिन अचानक जाग उठा, और उसी जागरण ने उसकी दूसरी जिंदगी की शुरुआत की। एक ऐसी जिंदगी जहां उसकी तरक्की आसमान को छूती चली गई और उसका सफलता का सफर कोई रोक नहीं पाया। जब हुआन जिन पूरी तरह चार्ज्ड हो जाता है, तो हुआन जिन सिस्टम उसे अपनी पूरी जिंदगी दोबारा शुरू करने का मौका देता है। उस पल पर लौटकर जहां वो किसी बड़ी असफलता से गुजरा था, और वहां से एक नई शुरुआत करने की शक्ति देता है। लेकिन इस बार वो अभी रीसेट नहीं कर सकता था। इस जिंदगी में अभी भी कुछ जरूरी काम बाकी थे। उसने अपने एक योद्धा को बुलाया और आदेश दिया, स्वानजिंग के बाहर तैनात हुई बटालियन को आदेश दो कि वे स्वानजिंग में मार्च करके वापस पूरा ऑर्डर बहाल करें। तबाही के बाद स्वानजिंग की ज्यादातर इमारतें पूरी तरह टूट चुकी थीं। उसके आदेश पर वफादार वुई बटालियन ने जल्दी से पूरा कंट्रोल ले लिया। उन्होंने तेजी से शहर की रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, जबकि वो खुद मिलिट्री कैंप में रहकर रिकवरी देख रहा था। और उसी समय उसने सीक्रेटली अपने लोगों को भेजा कि वे उन 2 कल्टिवेटर्स का पता लगाएं। 1 महीना बीत गया, टूटा हुआ शहर थोड़ी सी जिंदगी दिखाने लगा। कुछ और महीनों बाद शहर धीरे धीरे फिर से जिंदा होने लगा। फिर एक दिन एक अधिकारी ने बताया कि अब भी उन 2 कल्टिवेटर्स का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। उसे समझ आ गया कि उसे ऐसी उम्मीद कभी रखनी ही नहीं चाहिए थी। अब इस जिंदगी में बचा ही क्या था जिसे पकड़े रहे। उसने फिर से हुआन जिन को बुलाया और उसकी शक्ति एक्टिवेट कर दी। ओरबी की रोशनी ने उसे घेर लिया, पूरी सीन वर्चुअल बन गई और वो उसे उसके पहले एंकर पॉइंट पर लौटाने की तैयारी करने लगी। वो शांत था, बिल्कुल रेडी। उसका शरीर पीछे की तरफ लौटने लगा, जैसे समय खुद पीछे जा रहा हो। उसकी पूरी जिंदगी की यादें उसकी आंखों के सामने चमकने लगीं। जब रोशनी ने उसे पूरी तरह ढक लिया, वो खाली जगह में धीरे से बोला, 50 साल बाद मैं अब भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। स्वानजिंग सिटी में हुआन जिंग रीसेट शुरू हो गया। उसकी जिंदगी वापस उसके पहले एंकर ईयर पर लौट रही थी, और शांत मन से उसकी आवाज एक आखिरी बार गूंजी, वेल्थ और ऑनर मेरे लिए सिर्फ जल्दी खत्म होने वाले बादल हैं। अगली जिंदगी में मैं इमॉर्टल्स का शिकार करूंगा। सिस्टम ने उसे बताया कि वो एंकर ईयर 1 पर वापस आ चुका है। खुशी से भरकर वो बेपरवाह हो गया। इतनी बार परेशानियां खड़ी की कि उसकी चाची को उसे गांव की विच का एक्सोसिज्म वाटर पिलाना पड़ा। आधा साल बाद उसने प्रोविंशियल एग्जामिनेशन दिया। हालांकि वो नीचे की 30 रैंक में आया, लेकिन फिर भी जुरान बन गया और अपने पूर्वजों का नाम रोशन किया। एंकर ईयर 2 में उसने मेट्रोपॉलिटन एग्जामिनेशन दिया और पास हो गया। पैलेस एग्जामिनेशन में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा था और वो दूसरे स्थान पर आया। उसे जिंशी का खिताब मिला। थोड़े ही समय बाद वह जयकारों के बीच स्वानजिंग सिटी में जुलूस निकालता हुआ चला और उसे काउंटी मैजिस्ट्रेट बना दिया गया। एंकर ईयर 3 तक उसने अपने भरोसेमंद लोगों की एक टीम बनानी शुरू कर दी। उन सब ने मिलकर सफलतापूर्वक एक्सप्लोजिव्स और मैचलॉक्ड गन्स के कई बैच तैयार किए। एंकर ईयर 5 में रेफ्यूजीज के एक समूह ने प्रिंस ऑफ लाया के मैनर के खिलाफ बगावत कर दी। वो खुद सेना लेकर गया, उठी हुई बगावत को दबाया और प्रिंस के पूरे परिवार को बचाया। प्रिंस ऑफ लाया उस पर बहुत आभारी हुआ। एंकर ईयर 6 तक उसे प्रीफेक्ट ऑफ जनहाई प्रीफेक्चर बना दिया गया और उसने वाइस मिनिस्टर ऑफ पर्सनल की बेटी से शादी कर ली। एंकर ईयर 7 में उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। एंकर ईयर 10 तक प्रिंसेस ऑफ लाना ने भी अपने बच्चे को जन्म दिया। वो खुद वहां गया, उसे बधाई देने और अपना गिफ्ट देने के लिए। एंकर ईयर 15 में सम्राट की मौत हो गई। प्रिंस ऑफ लांगया नया राजा बना और नए समय का नाम स्वानजिंग रखा। एम्परर श्वानलिंग ने उसे राजधानी बुलाया, उसे वाइस मिनिस्टर ऑफ वॉर बना दिया और उसे सेना का नेतृत्व करने का आदेश दिया ताकि बगावत को खत्म किया जा सके। एंकर ईयर 18 तक बगावत पूरी तरह खत्म कर दी गई। एम्परर श्वानलिंग ने उसकी मिलिट्री पावर वापस ले ली, उसे मिनिस्टर ऑफ वॉर बना दिया और क्राउन प्रिंस का ग्रैंड ट्यूटर नियुक्त किया।
एंकर ईयर 20 में एम्प्रेस पर अचानक विचक्राफ्ट का झूठा आरोप लगा दिया गया। गुस्से में एम्परर श्वानलिंग ने उसे कोल्ड पैलेस में बंद कर दिया। क्राउन प्रिंस ने छुपकर लियोन से मदद मांगी और लियोन ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। चुपचाप की गई जांच से उसने असली गुनहगार को पकड़ लिया और एम्प्रेस का नाम साफ कर दिया। लेकिन एम्परर श्वान ने फिर भी उसे कोल्ड पैलेस से बाहर निकालने से मना कर दिया। एंकर ईयर 25 तक लियोन को एक गुप्त रिपोर्ट मिली कि किसी ने उस पर आरोप लगाया है कि वो छुपकर कोल्ड पैलेस में एम्प्रेस से मिलने जाता है। उसी साल एम्परर श्वानिंग की हत्या कर दी गई जब वो राजधानी लौट रहा था। फिर फैली हुई अफरा तफरी में अफसरों ने एम्प्रेस को कोल्ड पैलेस से बाहर निकाला और थोड़े समय बाद क्राउन प्रिंस नया राजा बना। उसे एम्परर कॉन्ग निंग कहा गया। एंकर ईयर 26 में लियोन को ग्रैंड ट्यूटर का दर्जा मिला और उसे ग्रैंड सेक्रेटरी ऑफ द डिलिबरेशन काउंसिल बना दिया गया। वो मंत्री के रूप में अपनी शक्ति की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गया। अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए, अपने दुश्मनों को हटा दिया और पूरे इंपीरियल कोर्ट पर अपना कंट्रोल जमा लिया। एंकर ईयर 30 तक पूरी राज्य की जनता सिर्फ ग्रैंड ट्यूटर का नाम जानती थी। एम्परर बस एक नाम भर रह गया था, एक छाया। एंकर ईयर 31 में एम्प्रेस डाजर ने एक बेटे को जन्म दिया और वो बच्चा छुपकर लियोन का ही बेटा था। एंकर ईयर 38 तक एम्परर कॉन्ग निंग डिप्रेशन में डूब गया और उसकी मौत हो गई। एंकर ईयर 40 में एम्प्रेस भी बीमारी से चल बसी। ईयर 45 तक उसकी पत्नी की भी मौत हो गई और ईयर 46 में उसका बड़ा बेटा भी मर गया। एंकर ईयर 50 में पूर्व दिशा के अबिसल रूइंस से 2 इमॉर्टल्स उतरे और एक झटके में पूरी स्वांजिंग सिटी को नष्ट कर दिया। लियोन किसी तरह अपनी जान बचा पाया। फिर सिस्टम की आवाज़ दोबारा गूंजी बता रही थी कि सिम्युलेशन अब खत्म हो चुका है। उसे 4 चॉइसेस दी गईं। 1. वो इस सिम्युलेशन से एक आइटम रख सकता है। 2. वो इस सिम्युलेशन में प्राप्त अपना कल्टिवेशन रेल्म ले सकता है। 3. वो किसी अपने करीबी व्यक्ति की सिम्युलेशन मेमोरीज बचाकर उन्हें उसी व्यक्ति को दे सकता है। 4. या फिर वो सब कुछ छोड़कर सिस्टम की चार्जिंग प्रोग्रेस को तेज कर सकता है। इन्हें देखते हुए वो सोचने लगा कि सामने जो रियलिटी है, क्या वो सच है या सिर्फ एक इल्यूजन। ये तो सिर्फ सिस्टम की शक्ति से जन्मी एक और सिम्युलेशन थी। शायद एक समय के बाद ट्रूथ और फॉल्सहुड के बीच की रेखा बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसने खुद को याद दिलाया कि उसे अपने सामने रखे 4 विकल्प फिर से ध्यान से देखने होंगे। जांचने के बाद उसे समझ आया कि पहला और दूसरा विकल्प इस समय उसके लिए ज्यादा फायदा देने वाले नहीं थे। अगर वो सच में कल्टिवेशन के रास्ते पर चलना चाहता तो शायद वे आगे जाकर काम आते, पर अभी नहीं। तीसरा विकल्प, अपनी मेमोरीज किसी और व्यक्ति को देना, बहुत ही अनिश्चित था। कोई नहीं जान सकता था कि कोई इंसान कैसा बन जाएगा जब उसे कई दशकों के अनुभव अचानक मिल जाएं। उसने निष्कर्ष निकाला कि स्टेबिलिटी ही सबसे जरूरी है। ट्रूथ रिटर्निंग एबिलिटी, जो रियलिटी को इल्यूजन में बदल देती थी, उसे लगातार चार्जिंग की जरूरत होती थी। जब भी उसे कोई घातक वार लगता, यह एबिलिटी खुद ही स्टोर्ड एनर्जी खर्च करके उसकी रक्षा करती। इसी वजह से वो अपनी पिछली जिंदगी में कई बार मौत से बचा था। ये सोचकर उसने चौथा विकल्प, चार्जिंग प्रोग्रेस को तेज करना, सबसे सुरक्षित माना। जब सिस्टम ने उसका करंट स्टेटस दिखाया तब उसने पाया कि वो 3 पूरी जिंदगियां जी चुका है, कुल 166 साल। वो हैरान था। उसकी मेंटल एज लिमिट, जो पिछली जिंदगी में लगभग 900 साल थी, अब 1000 से ऊपर जा चुकी थी। लेकिन वो जानता था कि इतनी सारी जिंदगियों की मेमोरीज उठाकर चलना आत्मा पर बहुत भारी बोझ डालता है। जब वो बोझ बहुत ज्यादा हो जाता तब वो आत्मा को ही कुचल देता था। इसे समय का क्षरण कहा जाता था। फिर भी वो समझता था कि मानसिक उम्र की सीमा, मानसिक शक्ति बढ़ने के साथ साथ और भी बढ़ती रहती है। जब तक वो इमॉर्टल कल्टिवेशन के रास्ते पर कदम रख लेगा तब तक ये सब बातें कोई मायने नहीं रखेंगी। अब उसका नया लक्ष्य बिल्कुल साफ था, 50 साल बाद श्वांजिंग सिटी में उतरने वाले उन 2 इमॉर्टल्स से कल्टिवेशन का रहस्य जानना। अगर वो पहले से तैयारी कर ले तो शायद उसके पास उनसे निपटने का एक छोटा सा मौका हो सके। वो सोचने लगा कि वो और क्या चीज़ पर भरोसा कर सकता है गन पाउडर और फायर आर्म्स के अलावा। उसे वो इमॉर्टल मॉर्टल मायास्मा याद आया जिसका उन्होंने जिक्र किया था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो 50 साल तक चुपचाप इंतजार नहीं कर सकता था। चूंकि वे ईस्टर्न अबिसल रूइन से आए थे, उसने वहां के अंदर तक जांच कराने के लिए अपने एजेंट्स भेजने का फैसला किया। उसने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचा। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो बिना किसी उद्देश्य के जी रहा था। कई रातों में वो एम्प्रेस दासगर के पास जाग जाता और अंदर से एक गहरी खालीपन महसूस करता। उसके हाथ, जो चालाक, गणना करने वाले और शक्तिशाली थे, एक मॉर्टल को मिलने वाली हर चीज उसे दिला चुके थे। फिर भी उसका अंदर पूरी तरह खाली था। वो पहले ही दुनियावी सत्ता की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुका था। अब उसके पास ऊपर चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। शक्ति और सुख, जो उसने कई जन्मों तक बार बार चखे थे, अब बेस्वाद हो चुके थे, मानो मोम चबाने जैसा। शायद उसने सोचा, अगर वे 2 कल्टिवेटर्स न आए होते तो वो एक दिन अपनी जिंदगी खुद ही खत्म करने का फैसला कर लेता।
लेकिन उनके आने ने उसे एक नया रास्ता दिखा दिया, एक ऐसा रास्ता जो मॉर्टैलिटी से आगे जाता था। उसने इमॉर्टैलिटी पाने का निश्चय किया। वो इटर्नल लाइफ चाहता था और अब कोई भी उसके रास्ते में नहीं खड़ा होगा। उसने धीरे से उनके नाम बोले, दरवन, कोहुंग। 50 साल बाद वो उनसे एक बार फिर सामना करेगा। 2 जन्मों का अनुभव साथ होने के कारण उसकी राह अब समुद्र की ओर बहती नदी की तरह आसान और सीधी हो गई। वो फिर से इंपीरियल एग्जामिनेशंस में शामिल हुआ, लेकिन इस बार उसके पास दशकों का ज्ञान और समझ थी। उसके लिखे हुए एसेज हर कैंडिडेट से बेहतर थे। उसने प्रोविंशियल, मेट्रोपॉलिटन और पैलेस तीनों परीक्षाओं में पहला स्थान हासिल किया। उसे ट्रिपल फर्स्ट का खिताब मिला। उसका नाम पूरे राज्य में गूंज उठा। इसके बाद उसने फिर से वेन काउंटी में एक ऑफिशियल बनना चुना। शुरू में इंपीरियल कोर्ट ने इस फैसले का विरोध किया, लेकिन उसकी प्रसिद्धि और राजनीतिक स्वभाव की गहरी समझ ने उन्हें मानने पर मजबूर कर दिया। डब्ल्यू काउंटी पहुंचकर उसने जल्दी ही पूरा नियंत्रण अपने हाथ में कर लिया और पिछली जिंदगी में जिस पर उसे भरोसा था उन्हें फिर से ऊंचे पद देने लगा। एंकर ईयर 4 में उसने गुप्त रूप से एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया जो प्रिंस ऑफ लाया की तरह दिखता था और उसे एक वफादार डबल के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया। एंकर ईयर 5 में उसने अपने लोगों को रेफ्यूजीज का रूप देकर प्रिंस ऑफ लानिया के मैनर पर हमला करवाया। सबके सामने तो ऐसा लगा कि वो रिबेलियन को दबा रहा है, लेकिन असल में पूरा हमला उसने ही अंदर से योजनाबद्ध किया था। उसने प्रिंस के परिवार को बचाया और उसी अफरा तफरी में उसका ट्रेन डबल प्रिंस की जगह ले लिया। एंकर कैलेंडर के 9वें वर्ष प्रिंस ऑफ लाना और चीफ ग्रैंड सेक्रेटरी की पोती का विवाह तय समय पर हुआ। उसी रात वो चुपचाप ब्राइडल चेंबर में गया और प्रिंसेस ऑफ लाना के साथ अपना विवाह पूरा किया। 10वें वर्ष में प्रिंसेस ने एक बेटे को जन्म दिया, उसका अपना खून। 15वें वर्ष में एम्परर की सेहत बिगड़ने लगी। सक्सेशन ईडिक्ट मिलते ही वो अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को लेकर राजधानी पहुंचा। जब प्रिंस ऑफ लाना ने सिंहासन संभाला, उसने चतुराई से अपने वफादार लोगों को इंपीरियल कोर्ट के हर हिस्से में बिठा दिया। चीफ ग्रैंड सेक्रेटरी के गुप्त समर्थन से उसने बहुत जल्दी पूरे साम्राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में कर लिया। 20वें वर्ष तक अपने ही बेटे को एम्परर बनाकर वो स्वयं ग्रैंड ट्यूटर की उपाधि लेकर सामने आ गया। फिर से उसने पूरे राज्य पर पूर्ण अधिकार से शासन किया। उसकी इच्छा के अधीन ग्रेट नेशन ऑफ श्वान रुका नहीं, बल्कि और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसकी तरक्की के पहिए पहले से ज्यादा तेज घूमने लगे। एंकर 35वें वर्ष ग्रैंड ट्यूटर्स मैनर में उसने एबिसल रूइंस के बारे में पूछा। उसने बताया गया कि ये रूइंस हर 15 साल में आधे दिन के लिए खुलता है। उसका बनाया हुआ इमॉर्टल सीकिंग कैंप उस अबिस के पास दिन रात निगरानी कर रहा था। कुछ दिन पहले उन्हें एक बड़ा संकेत मिला था। जब घना कोहरा हट गया तो खाई की गहराई में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। टेलीस्कोप से देखने पर उन्हें उल्टी दिखाई देने वाली अजीब जगहें दिखीं। हालांकि हर व्यक्ति की नज़र कुछ अलग दिखाती थी, पर सभी ने एक जैसा दृश्य बताया, 1 लाख पहाड़ ऊपर नीचे होते हुए और उन्हीं में छिपे हुए विशाल, पुरानी शक्ति वाले संरचनाओं की हल्की झलकें। विशाल और भव्य शहर दूर दूर तक फैले हुए थे और उन मैदानों पर बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी जहां कम से कम 1 मिलियन सोल्स मौजूद थे। उनके ऊपर आसमान में एक स्काई सिटी तैर रही थी जो हल्की रोजी लाइट से चमक रही थी। वहां पर अजीब और दुर्लभ पक्षी और अनोखे जानवर खुले आसमान में उड़ रहे थे। लीपन ने पूछा कि क्या ये दृश्य सच में एबिसल रूइंस के अंदर से आया है और क्या कोई कभी नीचे तक पहुंच पाया है। निगरानी करने वाले व्यक्ति ने बताया कि बहुत बार कोशिश की गई है, लेकिन हर बार जैसे ही लोग एक निश्चित गहराई से नीचे उतरते हैं, एक तेज और खतरनाक एस्ट्रल विंड उन्हें टुकड़ों में फाड़ देती है। यहां तक कि सबसे मजबूत आर्मर भी उसकी ताकत सह नहीं पाता। उसने हल्का सा सिर हिलाया और दूर आसमान की तरफ देखा। उसे समझ आया कि उसे अभी और इंतजार करना होगा। एंकर कैलेंडर के 50वें साल में ग्रेट श्वान नेशन के अंदर 2 बहुत शक्तिशाली लोग दूर से बेहद तेज गति से आ रहे थे। उनमें से एक आदमी ने दूसरे को चेतावनी दी कि वो ज्यादा आगे मत बढ़े, लेकिन वो बात पूरी करता उससे पहले ही चारों दिशाओं से जलती हुई बुलेट्स निकलने लगीं। वो आदमी तुरंत हर हमले को रोकने लगा। चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। उसकी आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं और उसने पूछा कि बिना वजह इतनी अचानक हमला करने की हिम्मत किसने की। नीचे खड़े सैनिक गोलियां चलाते जा रहे थे, बिना रुके। उस आदमी ने अपनी शक्ति से एक मजबूत बैरियर खड़ा कर दिया और पूरा हमला रोक दिया। वो बुलेट्स की ताकत देखकर हैरान था। उसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया, एक गुण को जोर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और फिर उस गुण को बहुत ध्यान से देखने लगा। उस हथियार को देखकर वो चकित रह गया। ये बहुत जटिल मैकेनिकल हिस्सों से बना था, स्पेल फॉर्मेशंस के बिना, और स्पिरिचुअल एनर्जी की जगह सामान्य मॉर्टल चीजों की एक्सप्लोजिव शक्ति पर चलता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि असंख्य युगों पहले जिन्हें इस इमॉर्टल फॉरसेकन भूमि में भेज दिया गया था, वे मॉर्टल्स इतनी अद्भुत चीज बना सकते हैं। फिर भी उसने उन पर तरस खाया। ऐसा हथियार सिर्फ इसी जगह काम कर सकता था जहां महान डाव अधूरा था। इस भूमि के बाहर ये हथियार बेकार धातु का ढेर बन जाता। उसने अपना हाथ हल्का सा घुमाया और वो हथियार राख में बदल गया। उसकी आवाज ठंडी थी जब वो बोला, सिर्फ मॉर्टल्स और हिम्मत करते हैं कल्टिवेटर्स पर हाथ उठाने की। कुछ पल के लिए उसके मन में हल्की सी गिल्ट आई थी।
लेकिन अब वे तो बस अपनी मौत बुला रहे थे। उसने अपनी डाउ टेक्निक का इस्तेमाल किया, फायर ड्रैगन्स रोर। उसकी देह से आग फूटी, मुड़कर आग के ड्रैगन बने और शहर पर टूट पड़े। वो आग हर चीज को खा गई और कुछ ही पलों में पूरा शहर जलने लगा। लेकिन तभी उसका चेहरा बदल गया। वो सदमे में था। इतनी विनाशकारी टेक्निक के बाद भी बहुत से मॉर्टल्स आग के बीच अभी भी जिंदा खड़े थे। ये असंभव था। उसका हमला ऐसा था कि साधारण इंसान कभी बच नहीं सकते थे। उसके पास खड़ा जेड आर्मर पहने आदमी जल्दी जल्दी समझाने लगा। उसने कहा कि मॉर्टल्स के छिपे हुए हथियार ह्यूमन ब्लड में भिगोए गए थे और इमॉर्टल मॉर्टल मियाज़मा से दूषित थे। जैसे ही वे इस जगह में दाखिल हुए, उनकी डाउ टेक्निक्स कमजोर हो गई थीं। शुरू से ही उन पर घात लगाकर हमला किया गया था। साफ था कि दुश्मन ने उनकी आने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। जेड आर्मर वाला कल्टिवेटर बोला कि ये जमीन खुद अजीब लग रही है और उन्हें यहां रुकना नहीं चाहिए। लेकिन वो लोग जाने ही वाले थे कि हवा में एक आवाज गूंजी व्यंग्य करती हुई। आवाज ने कहा कि अगर वे आज भाग गए तो कल तक उनकी खोज और कोर फॉर्मेशन मेथड की खबर पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में फैल जाएगी। जेड कल्टिवेटर जम गया। ये असंभव था। वो तरीका, मेथड तो सिर्फ उन्हें 2 लोगों को पता था। ये राज कैसे बाहर जा सकता है? उसका साथी भौहें सिकोड़ कर खड़ा रहा, समझ नहीं पाया कि ये आवाज किसकी थी। अचानक नीचे से तोपों की आग बरसने लगी। क्रोध में भरे फायरी कल्टिवेटर ने चिल्लाया कि वे अपनी मौत बुला रहे हैं और उसने एक और लहर आग की छोड़ दी। उसका साथी उसे सावधान रहने को कह ही रहा था कि तभी उनके सामने एक कैनन बॉल फटा। धमाका आसमान को खून की लाल रोशनी से भर गया। धुआं हटने पर वे दोनों कभी महान रहे कल्टिवेटर्स जमीन पर पड़े थे, चारों तरफ मॉर्टल सोल्जर से घिरे हुए। एक सैनिक आगे बढ़ा और बोला कि ग्रैंड ट्यूटर के आदेश से अगर वे शांति से आत्मसमर्पण कर दें तो उनकी जान बच जाएगी। जेड कल्टिवेटर हल्की कांपती हुई हंसी हंसा। लड़ाई के बिना आत्मसमर्पण, वो कड़वाहट से बुदबुदाया। तभी उसके सामने एक रिंग तैरती हुई आई, उसके गिरे हुए साथी की रिंग। उसकी मन में एक आखिरी संदेश गूंजा, उसे उठाओ और चले जाओ। कुछ ही पलों में फायरी कल्टिवेटर ने अंतिम सांस ली। उसका फायर ड्रैगन आखिरी बार उठा, जलती हुई सिटी के ऊपर उड़ता हुआ, फिर आग की जड़ों में बदल गया और धीरे धीरे उसका रूप गायब होने लगा। तभी ऊपर से एक गंभीर आवाज गूंजी। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर कोहोंग, जिसने 200 साल तक कल्टिवेट किया और सिर्फ 5 साल में अपना डाउ फाउंडेशन हासिल किया था, अब गिर चुका है। इस इमॉर्टल फॉरसेकन लैंड में क्यू ड्रैगन ब्रांच के वंडरस टाइम प्रभाव के साथ उसे 1000 मॉर्टल्स ने घेर लिया और इमॉर्टल मॉर्टल मैज़म ने उसे घायल कर दिया। उसकी कल्टिवेशन नष्ट हो गई। उसका लाइफ लगभग समाप्त हो गया। अब उसका बॉडी नष्ट हो चुका है और उसका डाउ आसमान में लौट रहा है। नीचे खड़े सोल्जर्स कुछ पल के लिए शांत रहे। फिर उनमें से एक बोला, उनके ग्रेट डाउ ज़्वानज़ी उन्हें स्लॉटर नहीं करना चाहते थे। अगर वे सरेंडर कर दें और रेजिस्टेंस रोक दें तो ग्रैंड ट्यूटर उनकी सेफ्टी का वादा करता है। दूर खड़ा वो आदमी जो सब कुछ देख रहा था गहरी सांस लेता है। जब कोहोंग मरा तो उसे लगा कि उसने कोई अजीब सी साउंड सुनी, पर अब उसकी कोई कीमत नहीं थी। इस लाइफ में किसी इमॉर्टल को कैप्चर करना अब इम्पॉसिबल हो चुका था। अब उसे असली सच समझ आ गया। इमॉर्टल मॉर्टल मैज़म कल्टिवेटर्स के लिए लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा डेडली है। रोब्स पहने आदमी ने आगे घूरा, उसकी वॉइस गुस्से से कांप रही थी। वो बोला कि उसे नहीं पता था दुश्मन कौन है और वे क्या चाह रहे थे। लेकिन अब, जबकि वो और उसका भाई इस चाल का शिकार हो चुके थे, एक मर चुका था और उसका डाव पूरी तरह मिट चुका था, अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी आंखों में दुख और गुस्सा जल रहा था जब उसने कहा कि वो इस नतीजे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसने दुश्मन को धिक्कारा कि वे मॉर्टल्स के पीछे छुपकर इमॉर्टल मॉर्टल मैज़म जैसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, एक ऐसी चीज जिसे सभी कल्टिवेटर्स नफरत करते हैं। उसके भाई कोहोंग की मौत ऐसे कायरों के हाथों हुई थी। उसकी नज़र में ये एक बेकार सी मौत थी, उसके भाई के नाम के लायक नहीं। दृढ़ निश्चय के साथ जेड कल्टिवेटर आसमान में उठ गया। उसकी आवाज़ डिवाइन पावर के साथ गूंज उठी। उसने कहा कि वो पहले ही अपने भाई के फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वंडरस आइटम को देख चुका है और अब समय आ गया है कि वे लोग खुद आसमान का दर्द महसूस करें। अगर दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है तो दुनिया उसके दुख को बांटेगी। आसमान में ठहरकर उसकी मुद्रा किसी देवता की तरह थी जो न्याय सुनाने के लिए उतर रहा हो। उसने हेवन और अर्थ की वंडर्स को चैनल करते हुए अपने डाओ फाउंडेशन को घोषित किया। उसका नाम था डाओआन। फिर आसमान से एक विशाल सॉर्ड उतरी, तेज चमकदार बादलों को चीरती हुई। उसने कहा कि उसके पास एक सॉर्ड है और सब इसे देखें। वो विशाल ब्लेड शहर पर गिरा, आसमान कांप उठा और शॉकवेव्स ने पत्थर और लोहे को टुकड़ों में तोड़ दिया। पूरी सिटी उस विनाश में गायब हो गई। फिर उस कियोस के बीच उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की, ट्रूथ रिटर्निंग। एक पल बाद उसके सामने सिस्टम की नोटिफिकेशन उभरी, सिम्युलेशन समाप्त हो चुका था। वो तेजी से सांस छोड़ते हुए हाँफता है, जैसे ही इल्यूजन धीरे धीरे फीका पड़ता है और उसकी कॉन्शियसनेस वापस रियलिटी में लौट आती है। उसे एहसास होता है कि वो अब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के पीक पर पहुंच चुका है।
अगर इमॉर्टल मॉर्टल मैज़म का इंटरफेरेंस ना होता तो 100 जन्मों की प्लानिंग भी उन 2 कल्टिवेटर्स को खतरे में नहीं डाल सकती थी। लेकिन मैज़म की पावर उसकी सोच से कहीं ज़्यादा डराने वाली थी। वो हमेशा मानता था कि कोहोंग और दावांजी की ब्रदरहुड बस एक आसान अलायंस थी, लेकिन अब उनकी हर एक्शन देखने के बाद वो समझ चुका था कि उनका बॉन्ड शब्दों से भी गहरा था, सेल्फ प्रेजर्वेशन से आगे। लड़ाई के दौरान दाऊजी बार बार कोहोंग को डेंजर के बारे में वार्न करता रहा और कोहोंग ने अपनी किस्मत स्वीकार करते हुए मरने से पहले विलिंगली कोर फॉर्मेशन मेथड उसे दे दिया। कोहोंग की डेथ देखकर दावांजी का दुख गुस्से में बदल गया। वो अपना दर्द रोक नहीं पाया। उसने अपने आखिरी अटैक में अपनी लाइफ भी कुर्बान कर दी, एक सुइसाइडल फाइनल स्ट्राइक में। उनकी फ्रेंडशिप सच्ची थी, सदियों की साझा मुश्किलों से बनी हुई। लेकिन गोल्डन कोर के महान डाव में आखिर में अमर सिर्फ एक ही हो सकता है। ऐसी मैग्नीट्यूड की टेक्निक्स 2 लोगों में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती थीं, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों न हों। अगर भाई ही फेट के खिलाफ इस तरह लड़ सकते थे तो फिर पूरा वाइडर कल्टिवेशन वर्ल्ड क्या होता होगा। आगे का पाथ खतरनाक था, लेकिन उसने रिजॉल्व किया कि वो वेवर नहीं करेगा। ट्रूथ रिटर्निंग की मदद से जब तक वो सतर्क रहता, कोई ऑब्स्टिकल उसे रोक नहीं सकता था। पिछली बार उसने दोनों कल्टिवेटर्स पर एक साथ अटैक किया था। शायद इस बार वो सिर्फ एक को जीत सके। अपने सिस्टम को चेक करते हुए उसने देखा कि उसकी मेंटल एज सिर्फ कुछ डेकेड्स बढ़ी थी। वो अपनी लिमिट के करीब था। ट्रांसमाइग्रेशन से पहले अपनी लाइफ गिनते हुए ये उसकी 5th लाइफ टाइम थी। पाथ टू इमॉर्टैलिटी सच में कठिन था और वो केवल ये आशा कर सकता था कि अगले 50 साल वेस्ट न हों। लास्ट डाइवर्जेंस के 35 साल बाद वो फिर से एंडलेस अबिसल रूइंस के एज पर खड़ा था। प्रीवियस सिमुलेशन से उसने जाना था कि रूइंस के ऊपर डेंस फॉग हर 15 साल में एक बार डिस्पर्स होता है। आज वो इसे अपनी आंखों से विटनेस करने आया था। टाइम चुपचाप बीत गया, फिर अचानक एक मैसिव इरप्शन ऑफ मिस्ट ऊपर की ओर सर्ज्ड, जैसे रिवर्स वाटरफॉल ट्विस्टिंग वायलेंटली हेवन की तरफ। विंड और फोक का स्टॉर्म करीब 1 घंटे तक रेज करता रहा, फिर धीरे धीरे फेड होने लगा। लियोन ने अपना टेलीस्कोप उठाया और अबिसल रूइंस की गहराई में देखा। इंटेलिजेंस के अनुसार हर व्यक्ति जो अंदर देखता, अलग विजन देखता। जब उसने अपनी स्कोप से देखा तो जो उसने देखा उसकी ब्रेथ रुक गई। पहाड़ बिखर गए, अमर बनने का रास्ता समाप्त हो गया था। नीचे जमीन पर एक बर्बाद शहर था जो प्राचीन युद्ध के निशानों से भरा था। वो वहीं खड़ा था, दिल डर और घबराहट से भारी, सोच रहा था कि वहां क्या हुआ। क्या ऐसा कुछ था जिसने सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि शायद पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड ही तबाह कर दिया। एंकर ईयर 15 में जिम सिटी में काओहोंग ने जेडेरोड कल्टिवेटर को बताया कि वो आगे जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने अचानक खतरा महसूस किया। गोलियां हवा में उसके पास से दौड़ती हुई आईं और पीछे से एक कड़वी आवाज गूंज उठी, कह रही थी कि इमॉर्टल मास्टर दावन जेड के आदेश से वे उसका इंतजार कर रहे थे। काओहोंग ने तुरंत गोलियों को टाल दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया। वो विश्वास नहीं कर सकता था। दावन जेड कैसे जान सकता था कि वो यहां भागेगा। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसने प्रोजेक्टाइल्स में अजीब भ्रष्टता महसूस की, इमॉर्टल मॉर्टल मियास्मा के निशान। कुछ ही क्षणों में दावंजी खुद दिखाई दिया, चेहरा ठंडा और सवाल भरा। काओहोंग ने तुरंत उसका सामना किया, उसे निंदनीय कहकर गुस्से में कहा कि वो अपने ही साथी पर हमला कर रहा है। लेकिन दावंजी ने भौहें तानी, उसकी आवाज में कन्फ्यूजन थी। उसने कहा, जो मनुष्य काओहोंग पर हमला कर रहे थे वे उसके आदेश में नहीं थे। मियास्मा की मौजूदगी असामान्य थी। यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कह पाता, वही मजाकिया आवाज युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, दावांजी पर धोखे का आरोप लगाते हुए। आवाज ने कहा कि उन्होंने एक अग्रीमेंट किया था, अगर उन्होंने उसकी मदद की काओहोंग को मारने और कोर फॉर्मेशन मेथड छीनने में, तो वो उनके क्लैन को इस इमॉर्टल फॉरसेकन लैंड से बाहर ले जाएगा। काओहोंग की आंखों में गुस्से की आग झलक उठी। उसने चीखकर पूछा, क्या तुम अभी भी इसे नकारोगे दावांजी? तुम्हारे और मेरे अलावा इस दुनिया में कौन कोर फॉर्मेशन मेथड के बारे में जान सकता है? ये सुनकर जेडेरोड कल्टिवेटर भी हक्का बक्का रह गया। अदृश्य आवाज वास्तव में उन विवरणों को जानती थी जिन्हें जानना असंभव था। आवाज ने फिर ठंडी लहजे में कहा, हमने अपने प्राणों की बाजी लगाई और मॉर्टल मियास्मा की वजह से जनता का क्रोध झेला। अब जनता का गुस्सा बढ़ रहा है और अगर दावांजी अपना वादा पूरा नहीं करेगा तो आपका पूरा क्लैन जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। जेड मैन ने आवाज की दिशा में शक्तिशाली हमला किया, पत्थर और स्टील चूर कर दिया। फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। अब वो किसी अजीब मेटालिक बॉक्स से आ रही थी। आवाज ने फिर उसका मजाक उड़ाया, पूछते हुए, क्या दावांजी हमें मौत के जरिए चुप कराना चाहता है? जेड कल्टिवेटर ने शक भरी नजर से देखा। उसने कभी ऐसा यंत्र नहीं देखा था। कौन सा धर्मा आर्टिफैक्ट आवाजों को इस तरह भेज सकता है, उसने सोचा। संदेह के साथ उसने फिर अपना वेपन घुमाया और उस बॉक्स को स्पिरिचुअल एनर्जी के झोंके से पूरी तरह तबाह कर दिया। काओहोंग का क्रोध फूट पड़ा। हम सैकड़ों वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इतना गलत आंक रहा हूं। तुम कोर फॉर्मेशन मेथड चाहते हो, है ना? लेकिन इतनी नीच चालों पर क्यों उतर रहे हो? उसने हाथ उठाया और आग का ड्रैगन समन किया। मैं अब और भागूंगा नहीं,
उसने ठंडी आवाज में कहा। अगर तुम्हारे पास स्किल है तो आओ और इसे ले जाओ। उसकी डावो टेक्निक फ्लेम ड्रैगन्स रात जीवित हो गई और आग का ब्लेजिंग सर्पेंट दावांजी की ओर भागा। जडेरोड मैन ने गहरी सांस ली और अपना डार्क सॉर्ड निकाल लिया। उसने उसे आगे की ओर धकेला और एक तेज एनर्जी बीम आसमान में छूटकर आग के ड्रैगन से टकराई। दोनों शक्तियां जोरदार टकराईं और आकाश में गड़गड़ाहट के साथ हलचल मच गई। अराजकता के बीच एक और आवाज उठी, इस बार हिचकिचाहट और डेस्परेशन से भरी। यह दावांजी अस्थिर और प्रतिशोधी है। अगर वो जीत गया तो हम में से किसी के लिए भी कोई भागने का रास्ता नहीं रहेगा। मेरे बेटे, मेरी बात मानो। इमॉर्टल मास्टर काओ होंग की मदद करो और उसे संभालो। काओ होंग की आंखों में कठोर संतोष की चमक आई। जैसा कहा जाता है, जो कई अन्याय करता है उसकी विनाश तय है। दावांजी, तुम हमेशा खुद को नोबल समझते रहे। अब देखो कि तुम्हारी अपनी धोखाधड़ी का प्रतिशोध कैसे भुगतते हो। दावांजी की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। फूल, उसने चिल्लाया। काओ होंग की आवाज ठंडी हो गई। तुम खुद को क्लेवर समझते हो, लेकिन अब सबने तुम्हें छोड़ दिया है। यही है अपनी ही चालाकी का शिकार बनने का मतलब। एक ही मोशन में उसने अपना डाओ चैनल किया। मैंने समय पर एक नई टेक्निक सीख ली है ताकि तुम्हें अपने रास्ते पर भेज सकूं। डाओ टेक्निक इम्प्रिजनिंग ड्रैगन। आग का ब्लेजिंग केज दावांजी के चारों ओर मटीरियलाइज हुआ, उसे रोरिंग फ्लेम्स के वॉटेक्स में बंद कर दिया। लेकिन दावांजी ने अपना सॉर्ड उठाया, उसकी एनर्जी तूफान की तरह सर्ज्ड। एक निर्णायक स्ट्राइक में उसने प्रिजन तोड़ दिया और आसमान में असेंडेड। डावान, उसने गरजते हुए अपनी शक्ति समन की। आसमान से एक विशाल सॉर्ड उतरा, इसकी ग्लो ने अंधेरे बादलों को चीर दिया। काओ होंग ने बिटरली हंसते हुए अपना स्टाफ उठाया। तो फिर देखते हैं कौन ज्यादा फॉर्मिडेबल है, तुम्हारा डाओ या मेरी क्यू ड्रैगन स्टाफ रेंज सुप्रीम। जैसे ही विशाल ड्रैगन और सॉर्ड हवा में टकराए, आवाजें फिर से गूंजी, ये कहते हुए कि वे इमॉर्टल मास्टर कोहोंग की मदद करने वाले हैं। कैनन्स फायर किए गए, लाल धुआं फैलता हुआ बैटलफील्ड में फैल गया। जेड आकृति ने कुछ असामान्य महसूस किया। पेड़ उसके शरीर से उगने लगे। उसकी आंखों में अलार्म भर गया, क्योंकि रूट्स उसके फ्लैश को फाड़ते हुए तेजी से बढ़ने लगे और उसे लाल धुएं में लपेट लिया। आवाजें हेज में फुसफुसाईं, दाओस्वांजी की किस्मत बताते हुए, जो एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर था जिसने 201 साल तक ट्रेनिंग की थी और अपनी रस्टेड सॉर्ड को वंडरस आइटम के रूप में वील्ड किया था। इस इमॉर्टल फॉरसेकन लैंड में वो कोहोंग के खिलाफ बैटल में गिर गया। उसका शरीर नष्ट हुआ और उसका डाओ एक्सटिंग्विश्ड हो गया। लियोन ने वही आवाज पहचानी। ये पहले भी कोहोंग के मरने पर दिखाई दी थी। वो गहरे झुककर अनसीन इमॉर्टल से मर्सी की प्रार्थना करने लगा, अपनी क्लैन के हजारों सोल्स के जीवन की भीख मांगते हुए। आवाज ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नोटिंग किया कि लियोन उन मॉर्टल्स में से एक था जिनकी क्राइस पहले गूंजी थी। उसने सवाल किया कि एक साधारण मॉर्टल कैसे कल्टिवेटर्स के बीच बैटल में इंटरफियर करने की हिम्मत कर सकता है। लियोन ने समझाया कि वो केवल थोड़ी सी सर्वाइवल की उम्मीद के लिए ऐसा कर रहा था। यदि इमॉर्टल मास्टर उसकी क्लैन को हरा देता तो उनमें से कोई भी मौत से बच नहीं पाता। आवाज ने उसके शब्दों को ध्यान से दोहराया, रिमार्क करते हुए कि ये दुनिया क्रूअल है और हर कोई उस छोटी सी मौका के लिए स्ट्रगल करता है कि वो बच सके।